अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। देखें, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। अभी कल की ही बात लगती है कि इंडिया इस रीजन में बदमाश के तौर पर दनाता फिरता था। खित्ते के छोटे ममालिक इंडिया से दब के रहते थे और ख़ास तौर पर पड़ोसी ममालिक पर इंडिया की वहशत छाई रहती थी। कोई छोटा मुल्क जो है वो ज़रा सी भी चूंचा करने की कोशिश करता था तो ये बदमाश उसको एक दो हल्की सी चपटें लगाने से भी बाज नहीं आता था। इसी दौरान मोदी की अकल पे पर्दा पड़ा और मोदी को पाकिस्तान के साथ जंग का बुखार चढ़ गया और इस जंग के बुखार को पाकिस्तान ने इतनी फेंट लगा के उतारा कि अब जो छोटे ममालिक थे इनके सामने भी इंडिया की बदमाशी का जो भरम है वो खुल के रह गया, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडिया के गुरूर को तोड़ा उसके नतीजे में जो बाकी ममालिक थे उनको भी हौसला मिला कि नहीं पाया न तो बस दर्शनी पहलवान सी, और चूंकि वो दर्शनी पहलवान साबित हो गया है लिहाजा अब जो छोटे ममालिक हैं वो भी उठकर अब इंडिया को ना सिर्फ तड़ियां लगा रहे हैं बल्कि संगीन नताइज की धमकियां भी दे रहे हैं। देखें, जब बंदा जो गलती पर गलती करता है फिर उसके यही असरात सामने आते हैं। एक खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और उस खबर से आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर किस तरीके से इंडिया के लिए जो रैट ट्रैप है उसको तैयार किया है और इंडिया इस ट्रैप में अब किस कदर तेज रफ्तारी के साथ फंसने जा रहा है और इंडिया की इस वक्त जरा सी गलती इंडिया को ये हिस्से बखरे करने का सबब बन जाएगी। नेपाल इंडिया के पड़ोस के अंदर एक छोटा सा मुल्क है। नेपाल ने आज अपने मरकजी बैंक से 100 रुपए के नए करेंसी नोट जारी किए हैं। गुज़िश्ता रोज जारी होने वाले नए करेंसी नोटों में नेपाल का नया नक्शा जारी किया गया है जिससे भारत में खलबली मच गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए नोट में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पाधूरा जैसे मुतनाज़ा इलाके दिखाए गए हैं जो भारत के साथ तनाज़े का बायस बने हुए हैं। इन इलाकों पर जो कि इस वक्त भारतीय रियासत उत्तराखंड के हिस्से हैं, नेपाल ने इन करेंसी नोटों के जरिए उनको न सिर्फ अपना हिस्सा करार दिया है बल्कि नेपाल ने इंडिया से ये इलाके खाली करने के हवाले से जो तरमीम है अपनी पार्लियामेंट से वो भी मंजूर की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के राष्ट्रा बैंक यानी एनआरबी ने नए नोटों पर साबिक गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी के दस्तखत जारी किए हैं, जबकि नए नोटों की इजरा की तारीख BS 2021 है। ये जो उनका अपना नेपाली बुकरमी कैलेंडर है उसके मुताबिक ये उनका जो साल है इस वक्त वो 2081 है, जबकि हमारा जो कैलेंडर है इसके मुताबिक ये तारीख गुज़िश्ता साल यानी 2024 को जाहिर करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 रुपए के नए करेंसी नोट का डिजाइन गुज़िश्ता बरस मंजूर किया गया था। यही वजह है कि हाल में जारी होने वाले नए नोटों पर 2024 का साल दर्ज है। 2020 में नेपाल के साबिक वजीर आजम KP शर्मा ओली की हुकूमत ने मुल्क का तरमीमी नक्शा जारी किया था जिसमें इसने अहम स्ट्रेटेजिक इलाके लिपुलेख, लिम्पाधूरा और काला पानी को आईनी तौर पर नेपाल का हिस्सा करार दिया था और बाद अज़ां नेपाल की पार्लियामेंट ने इसकी तौसीक भी कर दी थी। गुज़िश्ता बरस नेपाल के साबिक वजीर आजम पुष्पा कमाल ढाल की मंजूरी के बाद 100 रुपए के नए करेंसी नोटों के लिए डिज़ाइन को मंजूर किया गया था जिसे अब बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है जो काबिल इस्तेमाल है और इस नोट की पिछली जानिब पुराना नक्शा तब्दील करके नया नक्शा शामिल किया गया है। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मज़े की ये भी है कि ये जो करेंसी नोट जो को छापे गए हैं ये चीन ने नेपाल की ये जो पोजीशन है उसको प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट चीनी प्रिंटिंग कंपनी को मिला था और ये जो 300 मिलियन के करेंसी नोट्स हैं ये चाइनीज प्रिंटिंग प्रेस में छपे हैं, जिससे ये तासुर मजबूत हुआ है कि चीन नेपाल की कार्टोग्राफिक पोजीशन यानी नक्शा साजी के जरिए दावे को खामोश सफारती सपोर्ट भी एक्सटेंड कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं लेके जाता। हालिया दिनों में आपको मालूम है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो कल ही अभी रिटायर हुए हैं पाकिस्तान के आखिरी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पर, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से कबल इंडिया ये जो है बांग्लादेश का उन्होंने विजिट किया था। बांग्लादेश के इस विजिट को इंडिया की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था और उसकी वजह वो तस्वीर बनी थी जो कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद
मोहम्मद यूनुस साहब के साथ उतरवाई थी। उस तस्वीर में एक किताब नज़र आ रही थी, वो किताब जो मोहम्मद यूनुस साहब ने जनरल सैयद शमशाद मिर्ज़ा साहब को बतौर तोहफे के उसमें पेश की थी। उस किताब के अंदर ये जो असम का इलाका है, असम, मणिपुर, नागालैंड, इसको जो है वो बांग्लादेश ने अपना इलाका तस्वुर करते हुए बांग्लादेश के नक्शे के अंदर इन भारतीय इलाकों को ग्रेटर बांग्लादेश जाहिर किया था। और दूसरी इंपॉर्टेंट वजह इंडिया की चीखों की बनी थी कि जनरल सैयद शमशाद मिर्ज़ा साहब ने बांग्लादेश के विजिट के दौरान इंडिया की ये जो चिकन नेक है, इससे महज 35 किलोमीटर के फासले पर जो इलाका था वहां का उन्होंने विजिट भी किया था और इस इलाके की स्ट्रेटेजिक पोजीशन और उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत के हवाले से बांग्लादेशी हुक्काम के साथ बात भी की थी। अब इन दोनों बातों से क्या चीज़ साबित हो रही है? ये चीज़ सामने आ रही है कि अब कश्मीर की तरह एक नया फ्रीज डिस्प्यूट सामने आ रहा है। भारतीय नक्शों में ये इलाके भारत के नेपाली नक्शों और नोटों में नेपाल के हैं, जबकि भारत के ये जो असम की रियासत है ये इंडिया के नक्शे में इंडिया की है, जबकि बांग्लादेश के नक्शे में ये बांग्लादेश की है। ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है जो हमें लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में नजर आती है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को चाइना ने अपना हिस्सा करार देते हुए उनके चाइनीज नाम भी रख दिए हैं और वो उनको चाइनीज नक्शों में शामिल भी करते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश को इंडिया अपना इंटीग्रल पार्ट करार देता है। यही सूरत हाल कश्मीर की है। कश्मीर में पाकिस्तान पूरे मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान करार देता है, जबकि इंडिया अपने नक्शों में आज़ाद कश्मीर को भी मकबूजा कश्मीर के साथ रखकर अपना हिस्सा तस्वुर करता है। यानी अब इस इलाके के अंदर ये जो फ्रीज्ड डिस्प्यूट्स हैं इनकी तादाद में इजाफा हो गया है और ये फ्रीज्ड डिस्प्यूट्स किस तरीके से मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर असर अंदाज होंगे, आए जरा इसका जायजा लेते हैं। आगाज करते हैं जनरल सैयद शमशाद मिर्ज़ा साहब के विजिट से, जो कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद शुरू हुआ। और इस दौर के आगाज पर सबसे पहले बांग्लादेश के अंदर एक जंगे अजीम दोयम की एक एयर स्ट्रिप थी जो कि मतरूक हो चुकी थी। चाइना ने इस एयर स्ट्रिप का कंट्रोल बांग्लादेश से रिक्वेस्ट की कि जनाब ये जो एयर स्ट्रिप है इसका कंट्रोल आप हमें दे दें, जिसके बाद इंडिया के सरहद से ये वाली जो एयर स्ट्रिप है ये महज 30 से 32 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि चिकन नेक से इस एयर स्ट्रिप का फासला तकरीबन 135 किलोमीटर है। अब चाइना ने इस एयर स्ट्रिप को बांग्लादेश के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात व बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट्स और बांग्लादेश को चाइना के 4.5 जनरेशन J10C को डफर पेमेंट्स के ऊपर देने के बाद ये जो एयर स्ट्रिप है इसका कंट्रोल हासिल कर लिया। अब ये जो एयर स्ट्रिप है जिसको बांग्लादेश ने अपने कंट्रोल में लिया, वहाँ पर पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ अलाइंड हैं, उनको वहाँ पर इस एयर स्ट्रिप को रिस्टोर करने का ठेका मिल गया। अब पाकिस्तान और चाइना दोनों बांग्लादेश की इस एयर स्ट्रिप को ना सिर्फ रिस्टोर कर चुके हैं बल्कि वहां पर जो शेल्टर्स हैं, हार्डन्ड शेल्टर्स जो कि तैयारों को पार्क करने के लिए बनाए जाते हैं, अब इस वक्त वो वहां पर तामीर किए जा रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर सामने आता है सिलगरी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक कहा जाता है। चिकन नेक महज 22 किलोमीटर चौड़ा वो लैंड स्ट्रिप है जो भारत के इलाकों, ये जो 8 मशरकी सूबे हैं उसके साथ इंडिया को जोड़ते हैं और यही इंडिया के नक्शे के अंदर सबसे एक कमज़ोर कड़ी है। और इन 8 रियासतों के ऊपर इस वक्त 3 ममालिक का दावा मौजूद है, जिसमें से नेपाल है, जिसमें से बांग्लादेश है और चाइना है। ये जो रियासतें हैं किसी न किसी तरीके से इनके ऊपर जो दीगर ममालिक हैं वो अपना दावा रखते हैं। इसी तरीके से अगर हम ये सिलगरी कॉरिडोर का जोग्राफिया देखें तो हमें मगरिब में नेपाल नज़र आता है, शुमाल में भूटान, उसके पर चीन की चुंबी वैली आती है
مغرب میں جنوب میں بنگلہ دیش ہے، اس لیے کسی بھی غیر دوستانہ نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان یا چائنا کی موجودگی یہ انڈیا کے لیے کسی طور پر بھی اور خاص طور پر اس کی چکن نیک کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ اور یہ اس وقت صورتحال اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتی ہے جب نیپال بنگلہ دیش کے اندر جو چائنیز انفلوئنس ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ چین کا ملٹری انفراسٹرکچر اور چین کی پریزنس، اس کا امتزاج بھارت کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کی شہرگ دشمن کے فائر ٹریپ میں آ سکتی ہے۔ اب بنگلہ دیش میں چین اور ممکنہ پاک چین جو فٹ ہولڈ ہے وہ اب کون سے اثرات دکھا سکتا ہے، اس کی ایک مثال میں نے آپ کو ورلڈ وار 2 کی ایئر بیس کی ریوائول کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھی۔ اسی طریقے سے مختلف اسٹریٹجک پیپرز اور بھارتی تھنک ٹینکس مسلسل وارن کر رہے ہیں کہ اگر چین اور ممکنہ طور پر پاکستان بنگلہ دیش میں ملٹری اور ڈوئل یوز انفراسٹرکچر مضبوط کریں گے تو انڈیا چائنا رائیولری کو براہ راست چکن نیک کے فرنٹ پر لے آئیں گے، اور چکن نیک کے فرنٹ پر آنا انفیکٹ چکن نیک کو کاٹنے کا سبب بن سکتا ہے، اور یہ انفیکٹ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ حالیہ جو انڈیا کی طرف سے یہ ٹرائی سروسز مشقیں کی گئی تھیں، اس میں خاص طور پر یہ جو چکن نیک سے متصل ایریاز ہیں یہاں پر بھی ان مشقوں کو کیا گیا تھا، اور انڈیا نے لداخ کے اندر ایک ایئر بیس کو قائم بھی کیا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر ممکنہ طور پر یہ جو سلگری کوریڈور ہے اس کے اوپر دباؤ بڑھتا ہے، یا لداخ کے معاملے کو لے کر، اروناچل پردیش کے معاملے کو لے کر چائنا کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا محاذ دوبارہ گرم ہوتا ہے اور باضابطہ جنگ انڈیا اور چائنا کی شروع ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ لداخ کی ایئر بیس چائنیز پوزیشنز پر اٹیک کرنے کے ایک سہولت فراہم کریں گی۔ لیکن یہاں پر یہ نقطہ بھی اہمیت کا حامل ہے کہ چائنا کے لیے بھی سب سے اہم ہدف اسی ایئر بیس کو تباہ کرنا ہوگا، اور یہ سب سے زیادہ ولنریبل پوزیشن پر ہے۔ اسی طریقے سے نیپال اور چین یہ ہمالیائی پریشر پوائنٹس ہیں انڈیا کے لیے۔ چین پہلے ہی ہمالیہ کے پورے فرنٹ پر سڑکوں، ریل لنکس اور ملٹری انفراسٹرکچر کے ذریعے بھارت پر پریشر بڑھا چکا ہے، اور ابھی اسی پلیٹ فارم سے میں نے آپ کی خدمت میں انڈیا اور چائنا کے درمیان یہ جو بفر زونز تھے اس کے حوالے سے خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ چائنا نے یہ جو بفر زونز ہیں وہاں پر تقریباً 148 کلومیٹر چائنا مزید اندر آ گیا ہے، اور چائنا نے بفر زونز کے وہ علاقے جہاں پر انڈیا کو گشت کرنے کی اجازت تھی، انڈیا کو ان ایریاز کے اندر یعنی ان بفر زونز کو جس کی لمبائی 148 کلومیٹر تھی وہاں پر انڈیا کے داخلے پر پابندی لگا کر وہاں پر انہوں نے اپنا جھنڈا گاڑ دیا ہے۔ یہ چائنا کی انفراسٹرکچرل اور ملٹری پاور کا ایک واضح اظہار ہے، اور خاص طور پر یہ اس موقع پر کیا گیا جب انڈیا پاکستان کے اوپر حملے کا سوچ رہا ہے۔ اب جب نیپال ایسی صورتحال میں نیپال جیسا چھوٹا ملک اگر وہ انڈیا کو آنکھیں دکھانے پر تل جائے اور نیا نقشہ جاری کرتے ہوئے ریاست اتراکھنڈ کے 3 اہم شہروں کو نیپال قرار دے، اور نیپال کو محض زبانی دعووں سے قرار نہ دے بلکہ نوٹوں کے اوپر چھاپ دے ان ایریاز کے نئے نقشوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ سے ترمیم کو منظور کرا کے ان حصوں کو نیپال اپنا قانونی حصہ تصور کرے اور انڈیا کو ایک غاصب اور قابض قوت قرار دے، تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ انڈیا کے یہ جو فرنٹ ہے جہاں پر بنگلہ دیش، چائنا اور نیپال موجود ہیں، یہ فرنٹ انڈیا کے لیے اب کچھ زیادہ سیو نہیں ہے، اور یہی کام نیپال نے نقشہ کو جاری کر کے کیا ہے، اور چائنا نے یہ جو نئے نوٹ ہیں ان کو چھاپ کر اپنی جو سفارتی حمایت کا وزن ہے وہ نیپال کے پلڑے میں ڈال دیا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں انڈیا کا یہ خوف کہ اس کی جو چکن نیک سٹیٹس ہیں وہ اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں قطعی طور پر بے معنی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کل آپ کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس خبر کو بھی شیئر کیا تھا کہ انڈیا اب ہر سال مزید 1 لاکھ فوجی
अपॉइंट करेगा, उनको भर्ती करेगा इंडियन आर्मी के अंदर। और अगले 10 साल में इंडिया की जो फौज की तादाद है वो 16 लाख से बढ़कर 26 लाख हो जाएगी। और 26 लाख फौज को इंडिया ने महज अपने मशरकी और मगरबी तमाम बॉर्डर्स पर डिप्लॉय करने के लिए तैयार करना है। लेकिन 10 साल का टाइम इस सारे अमल में बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि वो कहते हैं ना, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अब बांग्लादेश ने चीन के साथ BRI दिफाई ताउन और पाकिस्तान के साथ हाई प्रोफाइल मुलाकातों के जरिए यह तासुर दे दिया है कि वो दिल्ली सेंट्रिक नहीं रहना चाहता। नेपाल जो माजी में इंडिया के जेरे असर था, अब उसने भी इंडिया के हवाले से या इंडियन सेंट्रिक पॉलिसीज को ना सिर्फ तब्दील कर दिया है, बल्कि इंडिया को वाज़े तौर पर यह पैगाम दे दिया है कि हमारे साथ अगर ताल्लुकात रखने हैं तो बराबरी की बुनियाद पर रखने हैं। और बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात रखने का मतलब यह है कि इंडिया के गासिबाना कब्जे को नेपाल कबूल नहीं करेगा, और वो एरियाज के ऊपर जिसको नेपाल ने अपने नक्शों में शामिल किया है, वहां पर इंडिया को काबिज फौज या काबिज मुल्क के तौर पर ही देखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि इर्द गिर्द के छोटे ममालिक चाइना, पाकिस्तान एक्सिस में आ गए हैं, और इंडिया अब आइसोलेटेड बिग ब्रदर का रोल प्ले करने जा रहा है, जो कि उसके लिए किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। अब ये जो सूरत हाल है, ये इंडिया के लिए मुस्तकबिल की जंगों में किस तरह ख़तरनाक साबित हो सकती है, अगर हमने इसका जायज़ा लेना है तो आप महज जो है मफरूज़े की बुनियाद पर देखें कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर या सियालकोट वर्किंग बाउंड्री पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, सरक्रीक के मुतनाज़ा इलाके में, या सिंध के महाज पर, राजस्थान के महाज पर, अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ जो है वो जंग के मैदान में कूदता है, दोनों के दरमियान घुमसान की जंग होती है, तो ऐसी सूरत हाल में एक लम्हे के लिए अगर हम फर्ज करें कि इंडिया का जनूब और इंडिया का जो बाकी एरियाज़ हैं, भूटान वाला, ये बांग्लादेश वाला, नेपाल वाला और चाइना वाला, क्या ये महाज पुरसकून रहेंगे? यकीनी तौर पर नहीं रहेंगे। और यही इंडिया के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक थ्रेट है। और इस स्ट्रेटेजिक थ्रेट के लिए इंडिया के पास अब इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं है कि वो बदमाशी से बाज आ जाए। अदरवाइज ये जो ऑक्साई चीन का इलाका चाइना के पास है, और ये जो फ्रीज्ड डिस्प्यूट्स हैं, इनके दोबारा जिंदा होने ने इनफैक्ट इस बात की गुंजाइश को दोबारा पैदा कर दिया है कि इस मर्तबा अगर जंग होगी, चाहे वो किसी भी महाज पर हो, पाकिस्तान के महाज पर हो, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हो, नेपाल के साथ हो या बांग्लादेश के साथ हो, इसके तमाम तर नताइज का जो बोझ आएगा वो चिकन नेक के ऊपर ही आएगा। और चिकन नेक जो है वो इस वक्त इंडिया के लिए एक ऐसा फंदा बन चुकी है जिसको इंडिया छोड़ भी नहीं सकता और ना ही अपने साथ लेके चल सकेगा मुस्तकबिल के अंदर। नेपाल ने, बांग्लादेश ने, चाइना ने और पाकिस्तान ने, ये जो 4 मुल्की नई स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हमारे सामने आ रही है, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है, क्योंकि इस रीजन के अंदर इंडिया का अब कोई एक्टिव सपोर्टर बाकी नहीं रहा। हद तो ये है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के विजिट के ऊपर इंडिया जा रहे हैं, लेकिन इंडिया जाने से पहले रशिया का पाकिस्तान के साथ एनर्जी के इशू के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन हो जाता है, और ये पाकिस्तान स्टील मिल्स के ऊपर रशियन इन्वेस्टमेंट के बाद दूसरा बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के लिए, रशिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क को साइन करना। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की पोजीशन इस वक्त किस हद तक दगरगू हो चुकी है और आने वाला वक्त कितना भारी होने जा रहा है इंडिया के ऊपर। अपने अगर जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके
کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے YouTube چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے YouTube چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. فار مور انفارمیشن کال us 923338122280.